चलिए हाइड्रोस्टैटिक्स यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। 2.1 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक डायग्राम, प्रेशर डायग्राम बचा है। प्रेशर डायग्राम हम आपको ये पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्सेस का कैलकुलेशन और सेंटर ऑफ प्रेशर का कैलकुलेशन वगैरह पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डायग्राम में हम दिखाएंगे कि प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम क्या देता है, प्रेशर डायग्राम का एरिया क्या देता है इसके बारे में, तो तभी हम आपको रिलेट कर पाएंगे जब आप लोग को आपका कन्वेंशनल फार्मूला पता होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा वहाँ पे। इसलिए सीक्वेंस थोड़ा सा पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे है, जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि सीक्वेंस सही रहना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर फोर्स का डायग्राम अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेशन से रिलेट करना है कि कैसे उसका वॉल्यूम आपको प्रेशर फोर्स दे देता है, टोटल प्रेशर फोर्स दे देता है, तो वो तब आप रिलेट कर पाइएगा जब ये जानते रहिएगा कि टोटल प्रेशर फोर्स का फार्मूला होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे दे देता है, ये सब भी। तो इसके बाद हम प्रेशर डायग्राम को कवर करेंगे। चलिए फिलहाल जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन सरफेसेस। चलिए देखिए क्या होता है। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी स्टैटिक मूड में है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्लेन को रखेंगे, डिफरेंट टाइप के सरफेसेस को रखेंगे। ये सब है क्या, प्लेन सरफेस है, और ये सब है कर्व, ये सब यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस है, और ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। देखिए भरा हुआ पानी के अंदर तालाब में या टैंक में पानी भरा हुआ है, तो भरा हुआ पानी के अंदर प्लेन सरफेस 3 तरह से रखे जा सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल है सरफेस का, पानी के सरफेस का हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो पहला तो हम लोग सरफेस ऐसे रख सकते हैं पानी में डुबा करके हॉरिजेंटली, जैसे सरफेस है वाटर का, जैसे वाटर लेवल है हॉरिजेंटली, वैसे भी सरफेस को हम लोग रख सकते हैं, प्लेन सरफेस को हॉरिजेंटली। इस केस में भी आपका प्रेशर फोर्स लगता रहेगा। एच डेप्थ नीचे है, प्लेन सरफेस हॉरिजेंटल, प्लेन सरफेस हॉरिजेंटल, एच डेप्थ नीचे है, तो इस पर प्रेशर फोर्स लगेगा रो जी एच। अभी प्रूव किए थे इस पहले वीडियो में, रो जी एच का लगेगा इंटेंसिटी, ठीक है, रो जी एच का। और चूंकि हॉरिजेंटल है तो हर जगह इंटेंसिटी क्या रहेगा, समान रहेगा। हम ये भी प्रूव किए थे कि हॉरिजेंटल प्लेन में अगर चलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में अगर चलते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर का इंटेंसिटी क्या प्रूफ हुआ था, कांस्टेंट प्रूफ हुआ था, नो चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी प्रूफ हुआ था, P1 बराबर P2, ठीक है। तो अगर प्लेन हॉरिजेंटल है तो हर एक जगह प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस पर क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और इस सभी प्रेशर के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, इन सभी प्रेशर के कारण रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर फोर्स, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि टोटल प्रेशर का मान कितना होगा, और वो सरफेस के जिस पॉइंट पे लगेगा, सरफेस के जिस पॉइंट से पास होता रहेगा, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल सही प्रेशर का एक इमेजिनरी पॉइंट जहाँ से टोटल सही प्रेशरों का रिजल्टेंट को पास करते हुए माना जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हम लोग यही इस लेक्चर में सीखेंगे कि सरफेस अगर प्लेन है और हॉरिजॉन्टल है तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, और वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर, जिस जहाँ पे वो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 3 केसेस पढ़ना है, प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो, प्लेन वर्टिकल हो तो, और प्लेन इंक्लाइंड हो तो। प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो, प्लेन वर्टिकल हो तो, और प्लेन इंक्लाइंड हो तो। सरफेस हॉरिजॉन्टल कोई बॉडी डूबा हुआ है पानी में तो इस पर कितना रिजल्टेंट लगेगा, वर्टिकल कोई डूबा हुआ है तो इस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर डायग्राम, प्रेशर का इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि डेप्थ के अलॉन्ग जब चलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। देखिए ना, इसका प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ते हुए बनाए हैं, बढ़ते जाएगा इस तरह से नीचे की तरफ, और इन सभी का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं एक जगह लग रहा होगा, कहीं ना कहीं एक जगह लग रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स। और जहाँ पर भी लग रहा होगा उसको बोलते हैं हम लोग HCP, यानी कि
HCP बार यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। इंक्लाइन का केस में भी इस तरह से बनेगा डायग्राम आपका, और कहीं ना कहीं टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा होगा सरफेस पर, इन सभी के रिजल्टेंट कहीं ना कहीं लग रहे होंगे इंक्लाइन केस में, और वो जहाँ पर लग रहा होगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। और आप कर्व सरफेस, कर्व सरफेस को भी पानी में डुबाया जाता है, जैसे कि बैराज वगैरह बनाया जाता है, डैम के पास फाटक वगैरह बनाए जाते हैं, तो कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं, कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं, इस तरह के फाटक प्रोवाइड किए जाते हैं। कर्व आपका इधर से पानी भरा हुआ है तो फाटक पर इस तरह के सरफेस प्रोवाइड किए जाते हैं, कर्व सरफेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे फ़ायदा होता है प्रेशर वगैरह का इफेक्ट कम करने के लिए कर्व्ड सरफेस प्रोवाइड किया जाता है। तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर भी हम लोग सीखेंगे, कर्व सरफेस के ऊपर भी हम लोग सीखेंगे टोटल ऑफ प्रेशर फोर्स निकालना एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, कहाँ से वो टोटल प्रेशर फोर्स पास कर रहा है उस कर्व सरफेस पर, उसको निकालना। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे तो नहीं पढ़ते, इंजीनियरिंग फील्ड में यूज के हिसाब से पढ़ते हैं। तो फाटक वगैरह बनता है, डैम वगैरह बनता है, वहाँ पे फाटक वगैरह बनता है, तो वहाँ पे गेट लगते हैं, गेट लगते हैं पानी को रोकने के लिए। तो वहाँ पे गेट का जो डिजाइनिंग होता है, गेट के मटेरियल का जो डिजाइनिंग होता है, लॉकिंग का डिजाइनिंग वगैरह होता है, तो वो उस बेसिस पर, उसका स्ट्रेंथ उस बेसिस पर डिजाइन होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कारण कितना मूवमेंट आ रहा है इसको घुमाने के लिए, कितना मूवमेंट आ रहा है इसको घुमाने के लिए, जितना मूवमेंट इसको घुमाने के लिए आ रहा है हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण, उतना ही बरियार ताकत वाला मूवमेंट आपको रेजिस्टिंग मूवमेंट के लिए आपका कील को बनाना होगा, आपका जॉइंट को बनाना होगा, जहाँ से इसको खोला कसा जाता है जॉइंट वगैरह को बनाना होगा। तो यही सब का डिजाइनिंग करना रहता है हम लोग को बैराज वगैरह में, फाटक वगैरह में, कि भाई एक गेट लगा हुआ है तो गेट में आपका हुक्स लगा हुआ है, ठीक है, हुक्स लगाना है, तो हुक्स कितना बरियार होना चाहिए कि इधर से देने वाला बेंडिंग, इधर से देने वाला इसका बेंडिंग मूवमेंट, इधर से देने वाला मूवमेंट जो इसके कारण प्रेशर फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, इसको घुमाने के लिए, इस गेट को घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए, इसको रोकने के लिए आपको कितना बरियार यहाँ पर हुक्स वगैरह देना है, कितना बरियार यहाँ पर आपको लगाना है लॉक, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन तभी हो पाएगा, मोमेंट बैलेंस करके कैलकुलेशन करते हैं कि कितना फोर्स आपको यहाँ पे झेलने वाला कील वगैरह चाहिए, ठीक है, कितना फोर्स झेलने वाला यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह चाहिए। तो एक कब होता है, जब आपको पता रहेगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के कारण, हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड्स के कारण इस गेट पर रिजल्टेंट प्रेशर का वैल्यू कितना है, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है, ताकि हम लोग मोमेंट लिख सकें, मोमेंट लिख सकें। लोकेशन पता रहेगा और फोर्स पता रहेगा तभी तो मोमेंट लिख सकते हैं। और ये है तोड़ने वाला मोमेंट, पानी के कारण इसको तोड़ने वाला मोमेंट आएगा, यानी कि इसको खोलने वाला मोमेंट या तोड़ने वाला मोमेंट कह सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर को तोड़ने वाला मोमेंट। तो इसको बचाने वाला मोमेंट हम तभी डिजाइन कर पाएंगे जब इसका लोकेशन पता होगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में यूज है ये सब का, इसीलिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, जैसे टैंकियाँ बना रहे हैं, पानी के टैंक बनाते हैं, तो वाल चारों तरफ से बनता है, वाल इंक्लाइंड वाल बनता है भी, और वर्टिकल वाल भी बनता है। जो हमारा फाइबर के टैंक वगैरह आते हैं 1000 लीटर का, 500 लीटर का, ये घर में यूज होने वाले, इसके वर्टिकल वाल रहते हैं। तो इसके वाल का डिजाइनिंग, यानी वाटर टैंक के वाल इंक्लाइन रहता है, तो वाल के इंक्लाइन वाल के डिजाइनिंग आरसीसी का ही डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइनिंग तभी हम लोग कर पाते हैं, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह कैलकुलेट तभी कर पाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट तभी कर पाते हैं जब हम लोग को एनालिसिस हो जाए कि हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के कारण इस पर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, और इसके कारण बेंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। ये एक्सटर्नल लोडिंग जो पानी के कारण है, ये ज्ञात हो पाएगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, वाटर टैंक के वॉल को इंक्लाइन, जो आरसीसी का वॉल डिजाइन होता है उसको डिजाइन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का बता रहे हैं हम। अगर हम फाइबर का टैंक ही बनाना है, आपका वाटर टैंक बनता है घरेलू यूज वाला जो कंपनी से बन के आता है, उसका भी फाइबर का जो वाल बनता है वो उसका स्ट्रेंथ डिजाइन होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के बेसिस पे। उसका बेस का स्ट्रेंथ, बेस पर भी पानी जाकर के पूरा लोड लगा हुआ है, तो उसका बेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका बेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो पानी से उस पर जाकर के बैठा हुआ है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल केस में हम निकालना सीखेंगे। रिजल्टेंट प्रेशर उसके पूरा जो टैंक का पानी है, टैंक का जो नीचे का जो प्लेट है उसके बीच पे लगता रहेगा। ये हम आप लोग को सेंटर ऑफ प्रेशर से पता चलेगा कहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ पे लग रहा है, तो उसके बेसिस पर बेंडिंग कितना आएगा
मोमेंट कितना आएगा उसके बेसिस पर डिजाइन होता है नीचे का स्ट्रेंथ, उसका बेस का स्ट्रेंथ। और साइड के वाल पर चूंकि वर्टिकल वाल है तो वर्टिकल का केस है, तो वर्टिकल पर भी डिस्ट्रीब्यूशन करने आपको आना चाहिए प्रेशर का कैलकुलेशन, और उस सभी का रिजल्टेंट प्रेशर और उसका लोकेशन सेंटर ऑफ प्रेशर सभी कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी आप वर्टिकल वाल पर लिख पाएंगे बेंडिंग मोमेंट वगैरह, और उस हिसाब से अपना मटेरियल का स्ट्रेंथ भी बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा जो टॉपिक चलने वाला है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर फोर्स का कैलकुलेशन वगैरह सेंटर ऑफ प्रेशर वो क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं, हम थोड़ा सा आपको इसका एम पता चल गया होगा। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, शायद एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका केवल प्लेन ही है, हॉरिजॉन्टल केस में, वर्टिकल केस में, इंक्लाइन केस में, लेकिन हम आपको कर्व भी पढ़ाएंगे, और ताकि एसएससी जेईई वगैरह का भी जिनको पढ़ना है अलग से वो वीडियो देख सकते हैं, कर्व का अलग से वीडियो हम बनाएंगे। चलिए, तो जो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम अगला आगे बढ़ेंगे इंक्लाइन का केस लेकर के। पहले इंक्लाइन सरफेस पहले पढ़ाएंगे, इंक्लाइन सरफेस पढ़ा देंगे, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, वाटर सरफेस लेवल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन सरफेस हम एक ही बार पढ़ा देंगे, तो इसमें दोनों केस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा को हम क्या कर लेंगे, प्लेन को घुमा करके 0 कर लेंगे, और वर्टिकल के लिए थीटा को क्या कर लेंगे, प्लेन को घुमा करके 90 डिग्री कर लेंगे थीटा को, तो दोनों केस उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इंक्लाइन केस करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल प्रेशर का डिफिनेशन क्या है, टोटल प्रेशर फोर्स का डिफिनेशन क्या है। टोटल प्रेशर कहता है कि आप जानते ही होंगे, अब तो समझ में आ गया होगा कि टोटल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, हॉरिजॉन्टल के केस में यूनिफॉर्म है, बाकी केस में यूनिफॉर्म नहीं है, तो इन सभी का रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स जहाँ जितना होगा वही कहलाता है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो देख लेते हैं। टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ exerted by a static fluid on a surface either plane or curve when the fluids comes in contact with the surface तो टोटल फोर्स F जितना लगता है फ्लूइड्स जो स्टैटिक फ्लूइड्स सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के कारण, वही कहलाता है आपका टोटल प्रेशर। ठीक है, दिस फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि ये फोर्स किसके वजह से है, ये फोर्स प्रेशर का है, प्रेशर का रिजल्टेंट सभी प्रेशर के एरिया से गुना कर दे रहे हैं, तो प्रेशर फोर्स है उसको, चूंकि आपको पता है कि प्रेशर डिफाइंड ही है नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार से इसको डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को। तो कहता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज एन सेंटर ऑफ प्रेशर of an emerged surface is the point, a point है is the point at which total pressure यानी कि resultant force due to liquid is assumed to be act, जहाँ पर हम लोग टोटल लिक्विड के कारण टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को एक्ट करते हुए एज्यूम कर रहे हैं, लगते हुए उस पॉइंट पर हम लोग मान रहे हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि HCP बार, सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए, अब आपको हम प्रेशर टोटल प्रेशर बता दिए और सेंटर ऑफ प्रेशर बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला केस पढ़ेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन प्लेन इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाइड्रोस्टैटिक्स टोटल प्रेशर यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एट ए पॉइंट हमने देखा था पहले, और यहाँ पे टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइन प्लेन सरफेस, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन सरफेस पर का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसके फार्मूला डिराइव करेंगे, और फिर आगे हम इसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स लगेगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो भी है आपको यहाँ पे इसका डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सही से समझिएगा तभी आप इसका क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाइएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका डेरिवेशन सही से समझिएगा तभी अप्लाई कर पाइएगा इसके फार्मूले को अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम के बारे में हम जितना बताते हैं उसके बारे में क्लियर सोचकर माइंड को फ्रेश करके अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि ये डायग्राम से ही हम आपको बताएंगे आगे कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आने वाला है फार्मूला में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लिखाएगा, कैसे कैसे वो यूज होगा, ये डायग्राम ही आपको बताएगा। और ये है कैसे, देखिए ये है आपका प्लेट, ये है पानी भरा हुआ पूरा, मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है, और ये है आपका प्लेट। ठीक है, ये है आपका प्लेट जो कि
इस तरह से है। अब सामने से देखने वाला को तो ऐसे ही दिखेगा, सामने से देखने वाला को तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, सामने से देखने वाला को वैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा रेक्टेंगुलर। ये प्लेट हमारा वास्तव में वाकई ही रेक्टेंगुलर है, बट हमने जो बॉडी को उठाया वो रेक्टेंगुलर नहीं है। आप उसको टॉप से देखिएगा तो वो रैंडम बॉडी है, इस तरह का बॉडी है, ठीक है। इस तरह के बॉडी को भी आप ऐसे करके देखिएगा तो रेक्टेंगल ए लाइन की तरह ही दिखेगा, आपको फ्रंट व्यू में लाइन की तरह ही दिखेगा, बट वो बॉडी आपका इस तरह का, हम जो रेक्टेंगल लिए हैं इस तरह का नहीं। ये भी हो सकता है, इसको भी रखिए, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है, बट चूँकि हम लोग जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग रैंडम बॉडी को उठाए हैं, ठीक है। बट ये है तो इस तरह का, जैसे तैसे इसका सरफेस है, बट ऊपर से प्लेन है, ऊपर से क्या है, ये प्लेन है। इसी को ये ऐसे डूबा हुआ है बॉडी पानी में, इसी का हम टॉप व्यू दिखाए हैं यहाँ पे। इसी बॉडी को हम ऊपर से इधर से देखने में कैसा दिखेगा उसको हम यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। तो ऊपर से जिधर से पानी को रोक के रखा है अपना सरफेस पर, जिधर से पानी को रोक के रखा है अपने सरफेस पर लोड लेकर के, वो सरफेस कैसा है, इसका प्लेन तो है बट किनारे किनारे कैसा है, किनारे किनारे रैंडम है, कोई शेप का ये नहीं है, क्योंकि रैंडम बॉडी लेकर के ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, ताकि सभी तरह के बॉडी के लिए फार्मूला में यूज हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको में आप हर एक चीज़ समझिएगा। देखिए क्या है ना कि बॉडी जब इंक्लाइन है तो प्रेशर फोर्स का इंटेंसिटी जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे बदलेगा, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे सरफेस पर हम लोग प्रेशर फोर्स निकालने जा रहे हैं, और जिस प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स निकालने जा रहे हैं वो सरफेस पर क्या है, डेप्थ के अलॉन्ग क्या है, वेरिएबल है। तो जब वैसा क्वांटिटी का रिजल्टेंट वैल्यू निकालने जाते हैं जो वेरिएबल होता है, हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं जिसका एरिया क्या है, डीए है, जिसका एरिया क्या है, स्मॉल डीए है। इसका एरिया, ये जो एलिमेंट है हमारा, इसका एरिया हम मान लेते हैं ए है, डीए, ठीक है। पूरा सरफेस का एरिया क्या है, पूरा सरफेस का एरिया आपका है ए, ठीक है। यही पूरा सरफेस आपके पानी को, प्रेशर को झेल रहा है, लोड ले रहा है, झेल रहा है, ठीक है। इसी में हम स्ट्रिप काटे हैं, चूँकि हमारा प्रेशर फोर्स क्या था, वेरिएबल था, प्रेशर फोर्स वेरिएबल था, तो हम डायरेक्टली टोटल एरिया से, टोटल प्रेशर इंटेंसिटी को टोटल एरिया से गुना करके आप प्रेशर फोर्स नहीं निकाल सकते, चूँकि टोटल इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी को टोटल एरिया से गुना कर देंगे तो प्रेशर फोर्स निकल जाएगा। बट ये तब गुना कर पाते जब हर जगह का इंटेंसिटी क्या होता, समान होता, बराबर होता, बट ऐसा है नहीं। तो इसमें है क्या कि आपका एक स्ट्रिप काटना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया, एलिमेंट एरिया लेना पड़ेगा, और उस छोटा सा एलिमेंट एरिया लेने से फ़ायदा क्या हुआ, उस छोटे से स्ट्रिप के लिए, छोटे से एलिमेंट एरिया के लिए हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इस छोटे से स्ट्रिप के लिए यहाँ पे हमने एरिया लिया, यहाँ पर हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे ये इसका डेप्थ, इसका जो विड्थ है इतना कम लिए हैं कि इतना दूर के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि प्रेशर का इंटेंसिटी हर जगह क्या है, समान है, प्रेशर का इंटेंसिटी हर जगह क्या है, समान है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एलिमेंटल एरिया लिए जिसका एरिया क्या है, डीए है, ठीक है। चलिए, और ये हमने बताया आपको कि एलिमेंट क्यों लेते हैं हम लोग, एलिमेंट सेलेक्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर रहे हो वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और उस एलिमेंट के अंदर में हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे ये क्वांटिटी क्या है, उतना दूर कांस्टेंट है, यानी कि इस एरिया में हम लोग प्रेशर के इंटेंसिटी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इस पूरे एरिया पर प्रेशर लग रहा है इस तरह से, इस पूरे एरिया पर, हाँ हालांकि बदलेगा, लेकिन इतना हम लोग छोटा एलिमेंट लिए हैं कि हम लोग क्या मानेंगे, हर जगह पे प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे, और डायरेक्टली इस एरिया को प्रेशर इंटेंसिटी से गुना करके हम लोग क्या निकालेंगे, इस छोटा सा एरिया पर लगने वाला प्रेशर फोर्स, इस छोटा सा एरिया पर लगने वाला प्रेशर फोर्स यानी कि डीएफ, क्या निकालेंगे, डीएफ, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ समझ लीजिए। ये प्लेन आपका ऐसे है, और ये टॉप सरफेस को जहाँ जाकर कट कर रहा है, टॉप सरफेस, पानी के टॉप लेवल के सरफेस को, ये पानी भरा हुआ है, इसका अपर लेवल होगा पानी का, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये प्लेन जहाँ पे उसको जाकर के कट कर रहा है, जहाँ पे जाकर के कट कर रहा है, वहाँ पे हम लोग पॉइंट को माने हैं क्या, ओ, वहाँ पे हम लोग पॉइंट को माने हैं क्या, ओ, और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको, अगर ये प्रेशर फोर्स इसको रोटेट कराता है, घुमाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग एक्सिस पहले डिफाइन कर देते हैं। एक एक्सिस जो इस प्लेन के लॉन्ग पार हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्लेन के लॉन्ग पार हो रहा है ये एक्सिस, प्लेन के लॉन्ग पार हो रहा है एक्सिस, इसको हम लोग मान रहे हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर थी,
इसको हम लोग मान रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और एक एक्सिस जो आपका इधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और प्लेन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। प्लेन के भी क्या है, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। एक एक्सिस आपका इधर था, ये प्लेन से पार होते जा रहा था, ये जैसे प्लेन था यहाँ पे ये एक्सिस था आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और एक जो आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है और बोर्ड के भी परपेंडिकुलर है, इसको माने हम क्या, एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द बोर्ड, आउटवर्ड टू द बोर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द बोर्ड है एक्स एक्सिस, और आउटवर्ड टू द बोर्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल बना के डॉट का संकेत देते हैं, सर्कल बना के डॉट, यानी कि ये एक्सिस हमारा आउटवर्ड टू द बोर्ड है। आउटवर्ड टू द बोर्ड कौन एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस है। आउटवर्ड टू द बोर्ड हमारा कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक एक्सिस और है, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और एक एक्सिस और है जो हमारा है जेड। किधर है वो, जेड हमारा किधर है, इधर है, इस तरह से है जेड। जेड किस तरह से है, इन तीनों दोनों के परपेंडिकुलर ही रहेगा। आपका जेड इधर है, जेड किधर है, इधर है, ठीक है। इसे ले लीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स जो कि बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये हो गया आपका जेड, ये हो गया आपका जेड। इसको ऐसे प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ऐसे ही दिखेगा, जेड इधर, देखिए जेड इधर, वाई इधर, और एक्स बाहर की तरफ, ठीक है। आई होप आपको एक्सिस समझ में आया होगा। जब एक्सिस समझ में आ गया तो देखिए क्या है, से इस एरिया का कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, इस पूरे एरिया का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस एरिया का देखिए, इसको टॉप से देखिएगा तो ऐसा यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम लोग दो जगह से दूरी लिए हैं, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सी जी यहाँ पे माने हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सी जी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको इस एक्सिस से, जे एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये बॉडी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ें मेन है। ये बॉडी पे लगने वाला प्रेशर फोर्स ऐसे है, प्रेशर फोर्स कैसे है, ये बॉडी पे लगने वाला प्रेशर फोर्स ऐसे है। इसको, इस बॉडी को ये प्रेशर फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है। इस बॉडी को कैसे घुमाएगा, इस बॉडी को प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, इसको मोड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा, यानी कि मोमेंट दे रहा है इस डायरेक्शन में। कौन एक्सिस के वर्ड घुमा रहा है, कौन एक्सिस के वर्ड घुमा रहा है, इसको कौन एक्सिस के वर्ड घुमा रहा है, आपका सारा का सारा एक्सिस यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारा का सारा एक्सिस यहाँ पे सामने है। ये है आपका वाई, ये है आपका जेड, और ये है आपका एक्स। तो ये बॉडी जो रोटेट हो रहा है आपका, ये बॉडी जो रोटेट हो रहा है प्रेशर फोर्स के वजह से, वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। इसीलिए जब आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो किस एक्सिस के अबाउट लिखाता है, एक्स एक्सिस के अबाउट। कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखाता है जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग उसको रोटेट हुए या बेंड होते मानते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग बेंड होते मानते हैं, या जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होते रहता है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस प्लेन का लिखाएगा। तो ये प्लेन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखाएगा, इस क्यों किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट लिखाएगा, ठीक है। और देखिए प्रूफ भी हो जाएगा आपको कि ये कैसे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा है, फार्मूला में ही आपको प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग जितने भी पॉइंट को लोकेट किए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स एक्सिस से सी जी का दूरी माने हैं, एक्स एक्सिस ऐसे है, और यहाँ से आते आइए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास, यहाँ से आते रहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास, इस लाइन पर आइए, धीरे धीरे आइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास। ये जो दूरी है वो किस दूरी से है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस ऐसे खड़ा है, और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेट ऐसे लगा है, और यहाँ से इसका सी जी का दूरी जो है वो हम लोग माने हैं वाई बार। क्या माने हैं, वाई बार। और टॉप सरफेस से वर्टिकली दूरी, इसका टॉप सरफेस से वर्टिकली डाउनवर्ड दूरी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या माने हैं हम, एच बार। क्या माने हैं, एच बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी है एच बार। ये पूरा एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह रहता है, पहले से ही फिक्स रहता है उसका, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। दूसरे चीज़ सेम चीज़, एक चीज़ समझाए उसी तरह। अब हम एलिमेंटल एरिया लिए हैं, एलिमेंटल जो एरिया काटे हैं उसका भी एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, हम लोग माने हैं वाई। और टॉप सरफेस से वर्टिकल डाउनवर्ड दूरी, टॉप सरफेस से वर्टिकल डाउनवर्ड दूरी माने हैं एच, ठीक है। ठीक उसी तरह इन सभी के कारण, इन सभी स्टैटिक फ्लूइड्स के कारण टोटल प्रेशर कहीं लग रहा होगा। टोटल प्रेशर अभी बताए थे, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स कहीं लग रहा होगा, माने हम लोग यहाँ लग रहा है, तो ये कहलाता है क्या आपका, जहाँ पॉइंट पे लगता है अभी देखे थे आप, एच सी पी,
एच सी पी बार, एच सी पी बार। ये एच सी पी बार क्या होता है, टॉप सरफेस से उस पॉइंट का लोकेशन होता है, टॉप सरफेस से उस पॉइंट का दूरी होता है, एच सी पी बार, ठीक है, एच सी पी बार, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स का लोकेशन है, जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स को हम लगते हुए मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका दूरी वहाँ से एक्स एक्सिस से इसका दूरी माने हैं क्या हम लोग, वाई सी पी बार, क्या माने हैं, वाई सी पी बार, और वर्टिकल सरफेस लेवल से कितना है, एच सी पी बार, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये ट्रायंगल बना लेंगे आपस में, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लेंगे। आपका एक्स एक्सिस ऐसे है, आपका एक्स एक्सिस ऐसे है, ठीक है, और आपका आउटवर्ड टू द प्लेन एक्स एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे है और जेड एक्सिस आपका नीचे है, ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई एक्स एंड जेड, ठीक है। चलिए, तो आपका देखिए एक ये दूरी है और एक टॉप सरफेस, आपका टॉप लेवल पे सरफेस इधर है, टॉप लेवल पे सरफेस ऐसे है, देखिए टॉप लेवल का सरफेस यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब टॉप लेवल का सरफेस आपका ऐसे है, ठीक है, बन गया ये टॉप लेवल का सरफेस। चलिए आपका ये ऐसे है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस, सॉरी धरा नहीं रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे टॉप लेवल का सरफेस है, इमेजिन करिएगा यहाँ पे टॉप लेवल का सरफेस है, किसी पॉइंट का दूरी यहाँ से टॉप लेवल से वर्टिकल है और यहाँ से इंक्लाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल बनाएगा। देखिए एक ही ट्रायंगल, देखिए पहले ये हमारा जो एलिमेंट लिए हैं उसका है, तो यहाँ से आपका, यहाँ से अलोंग द वाई डायरेक्शन में वाई दूरी माने हैं और टॉप सरफेस से वर्टिकली एच माने हैं। तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है जो इन दोनों में रिलेशन ला रहा है, किसमें किसी पॉइंट का, ये पॉइंट कौन है आपका, एक पॉइंट है आपका जहाँ पे आपका हम लोग एलिमेंट को माने हैं, जहाँ पे एलिमेंट को हम लोग लिए हैं, टॉप सरफेस से एच दूरी पे है और यहाँ से आपका जेड एक्सिस से, यहाँ से आपका एक्स एक्सिस से वाई की तरफ चल रहे हैं, एक्स एक्सिस ऐसे खड़ा है, वाई की तरफ दूरी कितना है, वाई है। तो ये ट्रायंगल से आपका दोनों में रिलेशन आ जाता है एक पॉइंट का, वर्टिकल टॉप सरफेस से, टॉप लेवल यहाँ है आपका, पानी का टॉप लेवल यहाँ है, टॉप लेवल से और इस जेड एक्सिस से, दोनों के एक पॉइंट का टॉप लेवल से दूरी और जेड एक्स एक्सिस से दूरी, दोनों में रिलेशन आ जाता है। साइन थीटा इस ट्रायंगल में लगाने पर आपका रिलेशन प्रूफ होता है, जिसका यूज है हम लोग को डेरिवेशन में। आई होप आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि चीज़ें क्या क्या है इसमें। अब इसके बाद हम लोग आप अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को फिगर ही इमेजिन नहीं हो पाता है तो डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, और डेरिवेशन जब समझ में नहीं आएगा तो इससे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का दिया है तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें। तो यहीं से डेरिवेशन में प्रूफ होता है कि भाई जिस एक्सिस के अबाउट प्लेट घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट प्लेट घूम रहा है, प्लेट यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस तो ऐसे है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो प्लेट जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या लिखाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखाएगा। चलिए देखते हैं, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी एट ए डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस, एट ए डिस्टेंस ऑफ एज फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग वही बात कर रहे थे कि एलिमेंट लिए हैं तो एलिमेंट बहुत छोटा दूरी के लिए होता है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग हम लोग मान सकते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट है। मान लिए कि प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे एच डेप नीचे पी है, कितना है, पी है, और अब इतना दूर के लिए नहीं बदलते मानेंगे, हाँ ए पर बदल रहा है चलने से, लेकिन हमने छोटा सा एरिया कंसीडर किया और एज्यूम करते हैं कि पूरा एरिया के अंदर में प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, सेम है, तो इस पूरा एरिया के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है आपने पहले पढ़ चुका है, एट ए पॉइंट। अब ये पूरा एरिया को एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा एरिया एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो कितना हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी इस एरिया पर कहीं भी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो प्रेशर फोर्स ऑन डी ए, कितना हो जाएगा, प्रेशर फोर्स, क्यों फोर्स को एरिया से गुना कर, प्रेशर इंटेंसिटी को एरिया से गुना कर देते हैं, फोर्स निकल जाता है, ठीक है, रो जी एच इंटू डी ए, ये आ गया आपका प्रेशर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डी ए, ठीक है। चलिए अब अभी आपको रिलेशन समझा रहे थे, क्या करेंगे, एच को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और वाई के फॉर्म में लाएंगे, एच को रिप्लेस करेंगे वाई के फॉर्म में लाएंगे, तो ये पॉइंट जो है आपका डी ए का पॉइंट है, डी ए पॉइंट है, डी ए एरिया पर का किसी पॉइंट है, डी ए एरिया पर का कोई पॉइंट है, डी एरिया के पास का पॉइंट, और ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी वाई है और
टॉप सरफेस से दूरी h है, तो ये एक ट्रायंगल बना लेता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, साइन थीटा। इस ट्रायंगल में लगाइएगा तो आपका आ जाएगा h बराबर वाई साइन थीटा, ठीक है। तो h के जगह पर आप इसमें h के जगह पर आप वाई साइन थीटा रखिए, तो डी अपना रूप बदल लिया y के फॉर्म में, ठीक है। स्मॉल फोर्स प्रेशर फोर्स ऑन डी एरिया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अभी छोटा एरिया पर फोर्स निकाल लिए हैं, तो वेरिएबल फंक्शन आ गया किसका, y का। फंक्शन किसका आ गया, y का। और y जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका फोर्स के वैल्यू बदलेंगे। तो एक एलिमेंट पे निकाल चुके हैं, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे, पूरा एरिया के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हर एक अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट का फोर्स क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स देगा। तो इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन के अंदर से रो जी एन साइन थीटा कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, अंदर बचा है y इंटू डी ए, इंटीग्रेशन y इंटू डी ए। चलिए ये देखिए, किसी एक्सिस से कोई छोटा एरिया, किसी एक्सिस से y दूरी पर एरिया इंटू डिस्टेंस, एक्सिस आपका x है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता था, एक्सिस से किसी y दूरी पे एरिया रखा हुआ है, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, फर्स्ट एरिया मूवमेंट। याद है आपको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है फर्स्ट एरिया मूवमेंट। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एरिया मूवमेंट। तो ऐसे A1 इसको कह दें, अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है, कुछ और नहीं बल्कि इसको हर एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे एरिया A1 A2 इस तरह से आप अगर करें A1 A2, तो इस तरह से A1 इंटू Y1 A2 इंटू Y2 इस तरह से कर करके हम लोग निकाला करते थे। याद होगा आपको, निकाला करते थे क्या, फर्स्ट एरिया मोमेंट। अगर डिफरेंट एरिया है, वेरिएबल एरिया है तब, तो ये इंटीग्रेशन उसी को शो करता है। इंटीग्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट एरिया लेकर के y1 इंटू ए1 प्लस y2 इंटू ए2 इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा के बदले हम लोग लिख सकते हैं, अगर पूरा हॉल एरिया का सेंट्रॉइड पता हो, हॉल एरिया का सीजी पता हो, तो पूरा एरिया का सीजी किसके बराबर हो जाता है, पूरा एरिया का सीजी इंटू एरिया, पूरा एरिया का सीजी इंटू एरिया। यानी कि यहाँ से आपका फर्स्ट एरिया मूवमेंट पूरा एरिया का सीजी इंटू टोटल एरिया, पूरा एरिया का सीजी इंटू टोटल एरिया अगर लिखते हैं तो इसी के बराबर आपका हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, टोटल एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटू टोटल एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन इंटू टोटल एरिया, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट एरिया मोमेंट, ठीक है, फर्स्ट एरिया मोमेंट। इसकी एक्सिस का लिखा रहा है एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आपको रिप्लेस कीजिएगा तो ये एफ टोटल फोर्स आ जाएगा, LHS में टोटल फोर्स, इंटीग्रेशन के बाद टोटल फोर्स रो जी इंटू साइन थीटा वाई इंटू डी ए। साइन थीटा का साइन थीटा तो है ही था पहले से, इसके जगह पर वाई बार इंटू डी ए, वाई बार इंटू ए। वाई बार क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है। तो हम लोग इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में बदल लेंगे, टॉप सरफेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा काम हम लोग टॉप सरफेस से दूरी के बेसिस पे करते हैं। तो वाई बार आया है तो वाई बार को एच बार से रिलेट करना है। तो फिर से वही कहानी, ट्रायंगल बनाइए, यहाँ से जेड एक्सिस से ही, जेड एक्सिस से आपका ये पॉइंट जो है कौन है, ये सी जी का पॉइंट है। कौन पॉइंट है, सी जी का पॉइंट है। जेड एक्सिस से वाई दूरी पे है, टॉप सरफेस से एच दूरी पे है। तो एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बना रहा है प्लेन, और एक ट्रायंगल बना रहा है, इसमें हम लोग साइन थीटा लगाएंगे तो एच बार बटा वाई बार। तो यहाँ से एच बार बराबर वाई बार साइन थीटा। तो वाई बार साइन थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, एच बार। ये आपका टोटल प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पर कैलकुलेट हुआ। टोटल प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पर क्या करना है, इसमें याद करने का तरीका क्या है, जिस प्लेट को जिस फ्लूइड में डुबाया हुआ है उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू उस प्लेट का एरिया, प्लेट चाहे जैसा भी हो उसका एरिया पता होना चाहिए, प्लेट का एरिया इंटू क्या, प्लेट का सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी कहाँ से, टॉप सरफेस से। प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी कहाँ से, टॉप सरफेस से। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन प्लेट, ठीक है। चलिए, ये आपका मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन हो गया, टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन यहाँ हो गया। अब हम आगे देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड पता चल गया है, अब लोकेशन पता चल जाएगी कहाँ पे है, तो हम इसका मूवमेंट भी लिख सकते हैं, और जब इसका मूवमेंट पता चल, पोजीशन और मैग्नीट्यूड दोनों पता चल जाएगा तो हम
इस प्लेट को अगर गेट के रूप में डिजाइन करें, पानी रोकने के लिए गेट के रूप में डिजाइन करें, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए कितना यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे कील लगा के रोकना है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कितना आ रहा है, कितना मजबूत कील देना है, कितना मजबूत हिंज देना है, इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने का, डिजाइनिंग करने के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, डिजाइनिंग करने के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हमको पता करना है कि भाई ये प्रेशर फोर्स जो आ रहा है, बाहरी से एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है फ्लूइड के कारण, उसका मैग्नीट्यूड तो पता हो गया, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर उसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। चलिए तो आगे हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। चलिए लोकेशन देखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं और इसको फार्मूला में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह है वो कैसे लिया रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने बहुत कुछ समझाया था इसके बारे में कि क्या चीज़ कैसे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस वगैरह कैसे हैं। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार आपको कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम बातें करेंगे कि ये आपका वाई एक्सिस है, जेड एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है इस तरह से, और इधर सामने से देख रहे हैं तो फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस बाहर के तरफ, जेड एक्सिस इधर दिख रहा है आपको और वाई एक्सिस इधर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करेंगे कि इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकल गया था, प्रेशर टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया था आपका कि कहाँ कितना लग रहा है, बट कहाँ पे लग रहा है ये नहीं पता। तो कहाँ पे लग रहा है इसके लिए हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस से मान लिए वाई सी पी बार दूरी पे लग रहा है। कहाँ से, एक्स एक्सिस आपका ऐसे खड़ा है, एक्स एक्सिस ऐसे खड़ा है, यहाँ से वाई सी पी बार दूरी पे लग रहा है, और टॉप एक्सिस से एच सी पी बार दूरी पे, टॉप सरफेस एक्सिस जो है उसका टॉप सरफेस वाटर का टॉप सरफेस लेवल से वो एच सी पी बार पे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर इन दोनों में वही रिलेशन यूज करेंगे हम, साइन थीटा ट्रायंगल में लगाएंगे, आपको साइन थीटा ट्रायंगल में लगाएंगे और यूज करेंगे आपको फिर से उसी तरह आपका ये कहानी चलेगा, सॉरी ये वाला कहानी चलेगा आपका टॉप सरफेस से आपका एच सी पी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम माने हैं वाई सी पी बार और यहाँ से माने हैं एच सी पी बार। यहाँ है आपका थीटा जो है ना वो वाटर के टॉप लेवल से है, थीटा आपका कहाँ से है, वाटर का टॉप लेवल से है। ठीक है, तो उस ट्रायंगल में फिर से साइन थीटा लगा करके आप देख सकते हैं कि एच सी पी बार एंड वाई सी पी बार में क्या रिलेशन है। तो साइन थीटा लगाइएगा तो आपको फिर से वही आएगा। चलिए हम लोग बातें करेंगे, इसका यूज करेंगे आगे। तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि इसका लोकेशन का कैलकुलेशन का तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट यहीं पे है आपका, ओ पॉइंट यहीं पे है जहाँ पे आपका ए वाला इंक्लाइंड प्लेन जो डूबा हुआ है पानी में, वो जा करके टॉप सरफेस लेवल को जहाँ पे कट कर रहा है टॉप सरफेस लेवल को, उसी पॉइंट को माने हैं हम क्या, पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिखेंगे, इस फोर्स का। तो इस फोर्स को माने हैं कि कितना दूरी पे लग रहा है। मोमेंट जब लिखते हैं तो क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, और फोर्स तो पॉइंट यहाँ आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो कौन सा परपेंडिकुलर दूरी, पहले फोर्स इसको किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, वाई एक्स एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है इसको, देखिए ना, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है इसको, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको घुमा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट घुमाता है उस एक्सिस से उस फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी कितना माने हम लोग, वाई सी पी बार। इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी क्या माने हैं, वाई सी पी बार। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मोमेंट लिखेंगे टोटल प्रेशर फोर्स F इंटू वाई सी पी बार। ठीक है, वाई सी पी बार, जिसमें वाई सी पी बार हम लोग माने हैं, ये पता नहीं है हमको, इसी को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू दूसरे तरीका से कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि हम DF फोर्स के बारे में जानते हैं, इसका भी तो मोमेंट लिख सकते हैं, और इसका मोमेंट लिख करके और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फिर वही आ जाएगा क्या, टोटल रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल DF फोर्स का भी मोमेंट लिखेंगे RHS में।
स्मॉल डी एफ फोर्स का मोमेंट लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो स्मॉल डी एफ फोर्स का तो परपेंडिकुलर दूरी क्या माने थे हम, वाई माने थे। क्या माने थे, वाई। किससे, एक्स एक्सिस से। परपेंडिकुलर दूरी क्या था, वाई माने थे, क्योंकि वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या होता है, वाई एक्सिस की तरफ या फिर जेड एक्सिस की तरफ। तो हम लोग घूम रहा है किस एक्सिस की तरफ, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस से क्या माने हैं, डी एफ फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी वाई माने हैं। ठीक है, तो हम लोग डी एफ फोर्स का मोमेंट लिख देंगे वाई, डी एफ इंटू वाई। ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आर एच एस में हम लोग डी एफ का वैल्यू रखेंगे पी इंटू डी ए, पी इंटू डी ए, फिर से वही डेरिवेशन पी इंटू डी ए, क्योंकि डी ए एरिया के लिए हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो पी के जगह पर हम लोग रो जी एच, रो जी एच, पी के जगह पर रखेंगे रो जी एच, और डी ए का डी ए और वाई का वाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे रो जी एच को रिप्लेस कर देंगे हम फिर से साइन थीटा बराबर एच बाई वाई लगा करके। पीछे का वीडियो आप बैक होकर देखिएगा कि कैसे ट्रायंगल बना रहा है, कैसे ये वाई और एच के बीच में थीटा, ये ट्रायंगल कैसे बना रहा है। और इसी ट्रायंगल से हम लोग क्या एच का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे वाई के टर्म में, क्योंकि हम लोग वेरिएबल क्या रखना है, वाई। ठीक है, तो वाई साइन थीटा रखा जाएगा एच के जगह पे। ठीक है, यहाँ से आपको रो जी एच इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्योंकि ये क्या था आपका, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर रहा है एरिया इंटू एरिया का परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, यानी कि इस स्मॉल एरिया डी ए इंटू इसका परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। आपको ये पता होगा कि एरिया इंटू उसका परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर क्या होता है, जिस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर दूरी है उस एक्सिस के अबाउट सेकंड एरिया मूवमेंट होता है। क्या होता है, सेकंड एरिया मूवमेंट। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी डी ए एरिया का कितना है, आपका वाई है, और डी ए एरिया इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर क्या होता है, इस एक्सिस से एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर दूरी ले रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट इसका क्या हो गया, सेकंड एरिया मोमेंट। ठीक है, सेकंड एरिया मोमेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स आई आई, सेकंड एरिया मोमेंट एक्स आई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी किस एक्सिस के अबाउट था, इसका एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलिए, यानी कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ भी हुआ आपका कि एरिया इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी में वाई आया है, इसका मतलब वाई परपेंडिकुलर दूरी किस एक्सिस से रहता है, एक्स से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आई एक्स एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका आई एक्स एक्स। बहुत तेज हवा चल रहा है। चलिए, एल एच एस में हम लोग फोर्स का मान रखते हैं, ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल रिजल्टेंट फोर्स याद कर रखने का तरीका कैसा था, पानी जिसमें फ्लूइड में प्लेट डूबा है उसका डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू जो प्लेट डूबा है उसका सेंट्रॉयड, टॉप सरफेस लेवल से सेंट्रॉयड कहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है उसको, और फिर टोटल प्लेट का एरिया, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका टोटल रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स। ठीक है, चलिए, वाई सी पी बार को रिप्लेस करेंगे हम लोग एच सी पी बार के टर्म में, तो पता ही है आपको, साइन थीटा लगाएंगे, यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे तो वाई सी पी बार के जगह पे रखाएगा एच सी पी बार बटा साइन थीटा, एच सी पी बार बटा साइन थीटा। आर एच एस में आपका ये पूरा के लिए क्या लिखा गया, एक्स आई आई, सॉरी आई एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये प्लेट है तो इसके किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है उसी एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स एक्सिस है ना परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इस एक्स एक्सिस के अबाउट आपका प्लेट का लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्रॉब्लम बनाते समय ये सब चीज़ें आपको इतना मदद करेगा, फटाक फटाक लिखिएगा प्रॉब्लम में, आप फंसिएगा नहीं। ये सब चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं, जो विजुअलाइज आप कर रहे हैं बहुत मदद करेगा आपको। ठीक है, आपको हर एक तरह के प्लेट का, रेक्टेंगुलर का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, सभी का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पता रहता है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट, अगर प्लेट ऐसा है तो इस सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट पता रहता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप इस एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। यही सब देखने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको पता रहता है कि प्लेट के इस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्कुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रेक्टेंगुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, और आपको पता करना होगा प्रॉब्लम में कि लिखना हमको किस एक्सिस के अबाउट है, तो हमको इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से फिर हमको इस एक्सिस के अबाउट पता करना होगा। हम लोग यहाँ पे इस एक्सिस को एक्स एक्सिस माने हैं, वहाँ पे आपको जो भी मानना है वो मानिए, बट लिखाएगा किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट दिया रहेगा आपको, रटने के लिए याद है पहले से आपको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, और फिर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट पता करना होगा। ठीक है, चलिए,
और इस एक्सिस के अबाउट पता करने के बाद भी आपको इस सेंटर एक्सिस सेंटर के अबाउट पता चलेगा, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर के अबाउट पता चलेगा। फिर आपको लिखना होगा ओ पॉइंट के अबाउट। तो सेंट्रॉइड का ओ से दूरी के अनुसार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तब पता चलेगा इस एक्सिस के अबाउट आपका प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि आई एक्स एक्स। चलिए आई एक्स एक्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये तो वही है, चूंकि साइन थीटा बराबर इतना होता है। ट्रायंगल लगा करके देख लीजिए। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो एच सी पी को इधर रहने दीजिए, बाकी आपका रो इंटू जी इधर से और रो इंटू जी इधर से कट जाएगा, रो इंटू जी उधर से, रो इंटू जी इधर से कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर ये आ जाएगा आपको। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ए आई एक्स एक्स को लिखने के बारे में, तो हम लोग क्या कर लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई एक्स एक्स आपको दिया, प्लेट ऐसा है तो दिया किसके अबाउट रहेगा? इस एक्सिस के अबाउट। फिर इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से चेंज करना होगा इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल इस सेंट्रॉइड के इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, फिर इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको चेंज करना होगा इस एक्सिस के अबाउट। यानी कि आपको प्लेट ऐसे है तो सेंटर के अबाउट पता रहता है, सेंटर के अबाउट पता रहता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसको इस एक्सिस के अबाउट पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के अबाउट पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर के अबाउट पता है, सेंटर के अबाउट आपको पता है तो उसको मैं सेंट्रॉइड की दूरी के स्क्वायर इंटू एरिया से जोड़ देते हैं। एरिया, टोटल प्लेट का एरिया इंटू सेंट्रॉइड का दूरी का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। पता होगा ए आर स्क्वायर को क्या कर देते हैं? ए आर स्क्वायर प्लस कर देते हैं, उसमें आर क्या था? एक्सिस से सेंट्रॉइड का परपेंडिकुलर दूरी, कितना दूरी पे प्लेट चला गया है एक्सिस से, यानी कि आपको सेंटर से कितना परपेंडिकुलर दूरी वाला एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उतना क्या करते हैं? इसका एरिया इंटू ए आर स्क्वायर से गुना कर देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? सेंटर से ए वाई बार के स्क्वायर से गुना जुड़ जाएगा, ए वाई स्क्वायर, ए वाई बार का स्क्वायर जुड़ जाएगा सेंट्रॉइड एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें। ठीक है, चलिए इसमें आपको फिर क्या हो गया? इसी वैल्यू को यहाँ क्या कर दिए हम लोग? एच सी पी बार वाला में पुट कर दिए। ठीक है, एच सी पी बार वाला में पुट कर दिए, यानी कि आई एक्स एक्स के जगह पर कितना रख दिए हम लोग? आई जी एक्स एक्स प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको अंदर ले जाइए। पहले हम चेंज कर लेते हैं। अब चूंकि हमको सारा डेटा जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, टॉप सरफेस लेवल से दिया जाता है। भाई बताया जाएगा कि टॉप सरफेस लेवल से सीपी कहाँ है, टॉप सरफेस लेवल से आपका सीजी कहाँ है। तो हम लोग फिर लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद लास्ट में अल्टीमेटली कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? एच के फॉर्म में, एच सी पी के फॉर्म में, यानी कि आपको टॉप सरफेस लेवल के हाइट के फॉर्म में। तो टॉप सरफेस लेवल का हाइट के फॉर्म में इसको भी वाई वार को ही कन्वर्ट करना होगा। तो एच बार बटा साइन थीटा, फिर से ट्रायंगल लगा करके लिखिएगा तो वही आएगा। फिर इसको आगे बढ़िएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अलग अलग कर लिए। फिर इसको अंदर ले जाकर गुना कीजिएगा तो ये वाला पूरा टर्म जब इसके साथ गुना होता है तो देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, ए से ए कटेगा, एगो एच बार से एगो एच बार कट जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा टर्म कटने के बाद बचता है केवल एच बार। क्या बचता है? एच बार। और फिर ए तो जस के तस इसको गुना होकर के लिखा गया, ए जस के तस इसको गुना होकर के लिखा गया, इसमें गुना होकर के यहाँ लिखाया। ठीक है, तो एच सी पी बार बराबर प्रूफ हुआ एच सी पी बार बराबर एच बार, यानी कि सेंट्रॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन प्लस आई जी एक्स एक्स सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपको, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा क्या है आपका? वाटर सरफेस का लेवल है उससे प्लेन का एंगल है। वाटर सरफेस, टॉप वाटर सरफेस लेवल एंड प्लेन के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, एंड बटा में क्या है? एच बार इंटू ए, एच बार इंटू ए। ये आपका हो गया, क्या आपका हो गया? ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेट के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर के लोकेशन का फार्मूला आया इतना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसलिए इंक्लाइन का केस पहले करा रहे थे कि इंक्लाइन का केस कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट का आराम से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट का आराम से हो जाएगा। इसमें अब करना कुछ नहीं है। देखिए इस प्लेट इंक्लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या करना होगा? एंगल को क्या करना होगा? धीरे धीरे ऐसे करके जीरो करना होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके क्या करना होगा? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसी फार्मूला में थीटा साइन थीटा के जगह पर थीटा जीरो पुट करिएगा तो प्रूफ हो जाएगा आपको कि इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन, यानी कि एच सी पी बार इज इक्वल टू एच बार इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल। इन द केस ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल के केस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसी प्लेट को ऐसे रोटेट करा के सीधा करना होगा वर्टिकली। तो ये क्या होगा? थीटा के मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा के मान क्या हो गया आपका?
90 डिग्री। तो इसी फार्मूला में आप 90 डिग्री पुट करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ वर्टिकल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बटा ए एच बार, ये प्रूफ हुआ। आई होप आपको पूरा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर समझने में मदद कर रहे होंगे, हम अच्छे से समझा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का ये सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। लेकिन मेन इसमें जो है ना कि आपको यही देखना था कि एक्सिस कैसे हैं और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखना है वो कैसे लिखना है। ठीक है, देख रहे हैं कैसे लिखा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका प्लेट कैसे है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे डूबा है पानी में, तो पहले तो आपको जो दिया रहता है वो परपेंडिकुलर ए सेंट्रॉइड के इस एक्सिस के वर्ड दिया रहता है। इस एक्सिस के वर्ड आपको रोटेशन कराने के लिए, इस एक्सिस का रोटेशन कैसे होता है, इस एक्सिस का रोटेशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस का वर्ड पता है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसी एक्सिस के वर्ड रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस के वर्ड पता रहता है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या ट्रायंगल किसी का, ठीक है, उसको पता करना होगा आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। और क्यों, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट हमारा बॉडी यहाँ पे घूम रहा है, और वो भी इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो पता करना होगा आपको कि पहले इससे इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको यहाँ से जितना दूरी पे है पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे और वो यहाँ पर रखाएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आकर के कहाँ रखाएगा, आपको आई जी एक्सेस के जगह पर रखाएगा। लेकिन आपको तो कन्वर्ट कर दिया गया है फार्मूला को, आई एक्सेस की जगह पर रखाएगा, लेकिन आपको फार्मूला को कन्वर्ट कर दिया गया है आई जी एक्सेस के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस एक्सिस के अबाउट पता रहता है और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो क्या करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके लिख देना है। चलिए, थैंक यू।